हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो बात करने वाला हूँ मुथूट माइक्रो फाइनेंस के बारे में। और पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था वो था फ्यूजन फाइनेंस के बारे में। ये दोनों ही कंपनियाँ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है। और एमएफआई लोन बुक में मतलब जो सेक्टर है उसमें आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिल रहा होगा। मतलब ऐसे आपको स्टॉक मार्केट का मूवमेंट में नहीं कर रहा हूँ। जब आप मैनेजमेंट को सुनेंगे तो सारे मैनेजमेंट यही कह रहे हैं कि हमको अभी यहाँ से इम्प्रूवमेंट देखना शुरू हो गया। मतलब बेस बन चुका है, बॉटम बन चुका है। अब यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी वहाँ पे बिजनेस में अच्छी चीज़ें होने वाले हैं। तो मैनेजमेंट जो जो कहा है मुथूट माइक्रो फाइनेंस का, उसका मैं पढ़ के सुनाता हूँ। शिफ्ट इन आवर बिजनेस ट्रेजेक्टरी विथ ऑपरेशनल चैलेंजेस सबसिडिंग एंड ओवरऑल एक्टिविटी रिटर्निंग टू नॉर्मलसी। मतलब हम लोग का जो बिजनेस अभी ट्रांजिशन में आ चुका है और जो ऑपरेशन चैलेंजेस था वो सबसाइड कर रहा है, कम होते जा रहा है। और जो ओवरऑल एक्टिविटी था वो नॉर्मल की तरफ जा रहा है। मतलब अब उनका जो लोन बुक था पहले की तरह ज़्यादा एनपीओस पे क्रिएट नहीं हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट घटते जा रहा है। और जो नए नए लोन जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें कोई डेलिक्वेंसीज नहीं है, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कंपनी में पॉजिटिव क्या क्या हुआ है, तो क्रिसिल ने इनको अपग्रेड दिया है जो कि A+ स्टेबल से A+ पॉजिटिव में दिया है। मतलब एक स्टेप आगे बढ़ा के बोला है कंपनी ये पैसा लगाना सेफ है। तो ये पैसा लगाना इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो इनको पैसा लोन पे देते हैं। क्योंकि देखिए माइक्रो फाइनेंस क्या काम करती है, मतलब मुथूट माइक्रो फाइनेंस ये लोन पे पैसे लेती है क्योंकि ये डिपॉजिट तो ले नहीं सकती हम लोग से। तो दूसरे बैंकों से या बड़े बड़े इन्वेस्टर से लोन पे पैसा लेती है और उसको फर्दर वो लोन के रूप में देती है अपने कस्टमर्स को, जिनसे ये इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो अब ये अपडेट होने की वजह से क्या फ़ायदा होने वाला है, इनको जो पहले जो लोन बुक का जो कॉस्ट था, मतलब जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था वो 10-11 के आसपास था, अब वो घट के आपका 9.8% आ चुका है। तो इससे क्या होगा, इनका जब सस्ते में पैसा उठाएंगे और जब ये लोन बांटेंगे तो इनका मार्जिन काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। अब ये जो नॉर्मल जो लोन बुक देते हैं वो 20-23% का रहता है, प्लस आपका प्रोसेसिंग फीस अलग से रहता है। तो इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, मतलब हमने किस रेट पे पैसा लिया और किस रेट पे पैसा दिया, उसके बीच के गैप को हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, निम बोलते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा है, 10-11% के आसपास का है। और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। क्वार्टर के नंबर अगर देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने जो लोन बांटना शुरू किया है वो 28% से ग्रो किया है। और आपका अगर हम पूरे साल का देखें तो कंपनी बोल रही है कि हम लगभग 10 से 12% का अपना लोन बुक को ग्रो करेंगे। तो इस साल में क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स था, अब बेस बन रहा है तो यहाँ पे आपको 10% का ग्रोथ दिख रहा है। बट आगे जाए कंपनी बोल रही है कि हम हर साल 20-30-25% से आराम से ग्रो कर सकते हैं। मतलब ये हम लोग के नो ब्रेनर है, मतलब इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि इससे बड़ी बड़ी जो बैंक है आपका वो भी कम से कम 15-20% से ग्रो कर रहे हैं। तो हम तो आराम से उतना में ग्रो कर ही सकते हैं। जीएनपी अगर देखें तो इनका 4.85% से घट के 4.6% हो गया है, अगेन इंप्रूवमेंट हुआ है। नेट एनपीए देखें तो 1.58% से घट के 1.41% पे हुआ है। यहाँ भी हमें बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। प्रोविजन कवरेज रेशियो देखें तो वहाँ भी इंप्रूवमेंट हुआ है, जहाँ पहले 68% का था पिछले क्वार्टर में, अब वो बढ़ के 70% पे आ गया है। यानी कि अब इनको आगे जाके प्रोविजन कम करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए लोन बुक खराब भी होता है तो अच्छा खासा प्रोविजन करके रखा हुआ है, इनको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर क्रेडिट कॉस्ट अगर देखें तो पिछले साल में 9.4% हो गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अब ये माइक्रो फाइनेंस जो पूरा सेक्टर ही ऐसा है कि यहाँ पे जब साइकिल ख़राब होता है, मतलब जब लोग लोन देना बंद करते हैं या फिर जब प्रॉब्लम आता है तो लोन बुक बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो देखिए 9% तक क्रेडिट कॉस्ट पहुँच गया था, जो कि अब घट के इस क्वार्टर में 3.6% हो चुका है। बहुत ही मैसिव हमको इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फिर आपका जो ओवरड्यू कलेक्शन है, मतलब मान लीजिए मैंने मेरा इस तारीख को मुझे लोन देना था, उस तारीख को लोन ना दे के मैं और 4-5 दिन तक लोन नहीं दे पाया तो ओवरड्यू हो गया। मतलब मुझे आज पे करना था बट 3-4 दिन हो गया मैंने पे नहीं किया। तो उन लोन में से भी आपका 57 करोड़ का रिकवरी हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर देखें तो पर मंथ सिर्फ 6 करोड़ का आ रहा था। बट इस मंथ आपका इस क्वार्टर में 19 करोड़ पर मंथ करके आ रहा है, तो पूरे क्वार्टर का हो गया 57 करोड़। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। मतलब जो पैसा फंस गया था, जो नहीं आ रहा था, वो भी काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव करके आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ ऐड होकर हमें कहाँ पे दिखाई देगा, प्रॉफिट में दिखाई देगा। फिर अभी कंपनी ने क्या किया, अपने बिजनेस मॉडल को थोड़ा चेंज किया है। मतलब माइक्रो फाइनेंस तो है ही, बट उसके साथ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैब बिजनेस कर रही है और गोल्ड लोन भी शुरू कर दिया है। तो गोल्ड लोन और ये जो माइक्रो लैब है इसके लिए उनको जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम होने वाला है, क्योंकि नया ब्रांचेज लोग नहीं खोल रहे, जो ऑलरेडी ब्रांचेज है उसी में से कर दे रहे हैं। और गोल्ड लोन के लिए इन्होंने अब इनका जो मुथूट जो माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है वो एक बहुत लार्ज ग्रुप का हिस्सा है। तो उसके उनका एक ऑलरेडी मतलब मतलब उनका एक ऐप है, मतलब उसको फिनटेक बोलते हैं ऐप। तो उससे ऐप से लिंक करके ये लोग गोल्ड लोन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन दो नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्हें खर्चा बहुत कम करना पड़ा है, बट इनका रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है।
फिर इनके जो पुराने कस्टमर्स थे, जो 34 लाख कस्टमर थे, उनमें से 4.4 लाख कस्टमर ऐसे हैं जिनका स्कोर कार्ड बहुत अच्छा है, 700, जो सिविल बोलते हैं ना, 700 के आसपास का है। तो ये क्या कर रहे हैं कि हम इन कस्टमर्स के ऊपर और ज़्यादा टारगेट करेंगे जो अच्छे कस्टमर्स हैं, जिन्होंने पैसा दे दिया है। तो आगे जाके इससे क्या होगा, इनका जो लोन बुक है उसमें एनपी होने के चांसेस बहुत ही घटेंगे। फिर इंडिविजुअल लोन का जो बुक है इनका काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये इनका 468 करोड़ का हो चुका है लोन बुक, और इसमें भी नो एनपी है। तो इन्होंने बोला कि हालांकि अभी तो स्टार्ट है, बट आगे जाके भी जहाँ तक हम देख रहे हैं यहाँ पे एनपी होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि सब सिक्योर्ड लोन है। फिर गोल्ड लोन का अगर देखें तो 7 करोड़ का भी पोर्टफोलियो हो चुका है, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का 9 करोड़ का हो चुका है। तो नया नया बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है, तो आगे जाके कंपनी बहुत ज़्यादा स्केल अप कर सकती है। नेक्स्ट कंपनी ये बोल रही है कि हम लोग जो अभी अपने जो ब्रांचेस थे उसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं। मतलब जो ब्रांचेस का आउटपुट कम था, जो लॉस मेकिंग ब्रांचेस थे, उनको ये मर्ज कर दे रहे हैं या बंद कर दे रहे हैं। और उनमें जो एम्प्लॉयज़ है उनको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप या तो हमारे दूसरे ब्रांच में आ जाइए, और अगर आप नहीं आना चाहते तो आप यहाँ से क्विट कर सकते हैं। तो इसके वजह से भी क्या हो रहा है, इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने लग रहा है, और इनका जो रेवेन्यू है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ कंपनी कर रही है, जो काफ़ी अच्छा है। और इनका ये भी कहना है कि हमारे जो अच्छे कस्टमर्स हैं हम उनको होल्ड बैक करके रखना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी क्या हो गया ना, जब पहले बार कोई कस्टमर आता है तो आप कम रिस्क लेके उसको पैसा देके देखते हैं। जैसे 25,000 दिया, एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है कि एक लेडीज़ थी, तमिलनाडु है कहीं की, तो उन्होंने स्टार्टिंग में 25,000 का लोन लिया और उसके बाद कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, और करते 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 अभी उनका जो इनकम है वो लगभग पर मंथ 60,000 का हो चुका है। और अब आगे अगर उनसे लोन लेती है तो यहाँ पे लोन अमाउंट भी बढ़ चुका, आपके कस्टमर को भी प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तो इस टाइप के कस्टमर्स को सर्व करना चाहते हैं और बिजनेस में उनको प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ कंपनी बता रही है। फिर आगे जाए कंपनी ने ये कहा कि हम ट्रांजिशन के बाद में, जैसे कि कंपनी ने आगे ही कह दिया था, और इनका जो इस कंपनी में एक और चीज़ मुझे अच्छा क्या लगा कि इन लोग ने जो, जैसे बाकी कंपनीज में देखा होगा IDFC फर्स्ट बैंक में, वहाँ पे आपका कर्नाटका और तमिलनाडु में ये फ्लड्स आने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, मतलब एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। बट इस कंपनी को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने नेचुरल कैलेमिटी इंश्योरेंस लेके रखा होता, और उस इंश्योरेंस का 95% जो क्लेम होता है वो आ चुका है, और 5% आपका अगले क्वार्टर में आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि इन्होंने पहले से ही रिस्क मेजर्स लेके रखे हुए थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर कंपनी ने कहा है कि हम लोग जो ब्रांच प्रोडक्टिविटी को रैशनलाइज कर रहे हैं, मतलब ब्रांचेस को देख के हम जो चेंजेस कर रहे हैं, वो चेंजेस करने की वजह से साल का हमारा 50 करोड़ तक का सेविंग होगा। मतलब, और जो सेविंग होगा मतलब क्या होगा, वो प्रॉफिट में को दिखने लग जाएगा पैट में। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। फिर कंपनी ने कहा कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो लोन बुक खराब होने का चांसेस है, वो भी आगे जाके घटेगा। और यहाँ पे कंपनी ने ये भी कहा कि हमने इस क्वार्टर के लिए सोचा था कि 300 करोड़ के आसपास का बजट बनाया था, बट एक्चुअल में हमको सिर्फ 243 करोड़ ही यूज़ करना पड़ा, यानी बजट से कम उनका क्रेडिट कॉस्ट आ रहा है, मतलब उनका रिस्क कम होते जा रहा है। फिर अभी उनका क्रेडिट कॉस्ट 3.5% है, और कंपनी आगे गाइड कर रही है कि हम लोग 2% या 2.5% तक जा सकते हैं, बट ऑफकोर्स ये जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट कंपनी ने अच्छा गाइडेंस दिया है। नेक्स्ट कंपनी बोली कि हम लोग का जो ROA है, रिटर्न ऑन एसेट, जो नेट मतलब टोटल जो अपने लोन बुक दिया है उसके ऊपर आपको सब कुछ काट के, खर्चा वर्चा सब कुछ काट के आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो उसका कंपनी ने गाइड किया 0.5% से 2% तक, मतलब बहुत अच्छा खासा गाइडेंस दिया है। और उसका रीज़न भी कंपनी ने बोला है, 4 रीज़न है। एक तो ये कि अभी हम अपने लेंडिंग रेट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब इंक्रीज़ क्यों कर रहे हैं, देखिए, अगर कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी है तो वहाँ पे ऑफकोर्स आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, तो रिस्क लेने की वजह से आप वहाँ पे रेट को इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि बैंक उनको नॉर्मल लोन देगा नहीं। क्योंकि बैंक को क्या चाहिए, अगर वो लोन देते हैं तो पहली बात तो बड़ा लोन देते हैं, मतलब मान लीजिए 4 लाख 5 लाख 6 लाख का लोन देंगे मिनिमम, और इतने छोटे छोटे कस्टमर्स को वो रिस्क उतना हैंडल नहीं कर सकते। तो माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है, तो लैंडिंग रेट्स ये लोग थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे ऊपर जाके। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग जो है, क्योंकि इनका अभी आपने देखा होगा कि इनका जो रेटिंग्स है वो काफ़ी अच्छा अपग्रेड हुआ है, तो इसकी वजह से जो इनको लोन मिलता है वो भी सस्ते मिलना हो जाएगा। तो पहला, लैंडिंग रेट को इंप्रूव करने वाले हैं। दूसरा, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग घटने वाला है। तीसरा, क्रेडिट कॉस्ट भी इन लोग घटने वाला है, मतलब आगे जाके एनपीएस कम देखने के लिए मिलेगा। और चौथा, इन लोग का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ओपेक्स जो है, वो भी धीरे धीरे रैशनलाइज होते जाएगा। तो इन 4 पिलर्स की वजह से, 4 लीवर्स की वजह से इनका जो ROA है वो आगे की तरफ काफ़ी अच्छा खासा मूव करेगा। और कॉस्ट टू इनकम भी कंपनी का फिलहाल 60% है, जो कि आगे जाके 50% के आसपास हो जाएगा, बट अगेन वो होने में थोड़ा हमको 1-2 साल का टाइम देखने के लिए मिल सकता है। तो नेट अगर मैं देखूँ तो माइक्रो फाइनेंस का जो ये कंपनी है मुथूट का, बहुत वेल रिस्पेक्टेड कंपनी है। और पिछले 1-2 साल में, जो 1-2 साल तो नहीं, 1.5 साल में जो प्रॉब्लम हुआ, ये सिर्फ एक कंपनी का नहीं था, ये सारे कंपनी से प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जो लेंडर्स है उन्होंने ज़्यादा ओवर लेवरेज कर दिया था। मतलब मान लीजिए मैं एक लोन लिया मैंने किसी से, तो मैंने मुथूट माइक्रो फाइनेंस से भी ले लिया, फिर IDFC फर्स्ट बैंक से भी ले लिया,
फ्यूजन कैपिटल से भी ले लिया, कैप्री ग्लोबल से भी ले लिया। तो 4-5 जगह से अगर मैं लोन लेता हूँ तो मेरे पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आरबीआई ने क्या बोला था कि अब आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन देना है जिनका 3 लेंडर्स या 3 से कम लेंडर्स के कम लोगों से लोन लेके रखा हुआ है। तो ये जो गार्ड रेल्स है जो आरबीआई ने बना के दिया है, उन गार्ड रेल्स को भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और इनका मेन टारगेट यही है कि हमको प्रॉफिटेबल तो बनना है, बट साथ ही हमको रिस्क भी कम लेना है। और अब क्योंकि सेकंड थर्ड साइकिल आ रहा है माइक्रो फाइनेंस का, तो जो कस्टमर्स अच्छा नहीं कर रहे थे वो ऑलरेडी फिल्टर आउट हो गए, और उनमें से जो 4-5 लाख अच्छे कस्टमर्स हैं उनको ही और बेटर सर्व करेंगे, और नए नए कस्टमर्स भी लेके आ रहे हैं। तो कंपनी का ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मैनेजमेंट बहुत बुलिश है, और हमको ये चीज़ इंडिकेशन भी देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी का अगर भाषा में बोले तो ग्रीन शूट्स हमको देखने मिल रहा है। मतलब माइक्रो फाइनेंस का जो सेक्टर है, मतलब जो ये पूरा साइकिल है, वो टर्न अराउंड होने के रास्ते पर है। और स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हमेशा हम लोग फॉरवर्ड को देखते हैं। तो अगर कंपनी आज ऐसा बोल रही है कि हम आगे अच्छा कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स कंपनी के ऊपर डिमांड बढ़ता है, लोगों का इंटरेस्ट इसमें आता है, और इसमें इसका स्टॉक प्राइस भी अच्छा खासा मूव करता है। और आप देख भी सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में इसका स्टॉक ने जो लो लगाया था, यहाँ में निकाल के रखा होगा मैंने, वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा हमको मूवमेंट देखने के लिए मिला भी है। ओके, ये रहा, यहाँ पे आपका जून 2025 में लगभग 125 के आसपास स्टॉक था, और वहाँ से अभी स्टॉक लगभग 200 के आसपास घूम रहा है, मतलब 50% का रिटर्न दे दिया है। तो ये पावर होता है आपका कॉन कॉल पढ़ने का, अगर आप मैनेजमेंट को सुनते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, जो बिजनेस को रन कर रहा है हमें उसका बात सुनना है। कई बार हम क्या करते हैं कि एफआईएस को फॉलो करते हैं, या हम कुछ रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। तो जनरली जो रिपोर्ट सब आता है कई बार काफ़ी लीड से आता है। एक तो कॉन कॉल 3 महीने बाद आ रहा है, उसके बाद ही वो लोग पढ़ के 1, 2, 3, 4 क्वार्टर बाद रिपोर्ट निकालना स्टार्ट करते हैं, अगर उनको सही लगता है तो। और कई सारी कंपनीज का तो रिपोर्ट आता भी नहीं है। तो अगर आपको जानना है कि कंपनी मतलब कैसा करने वाली है, तो उसका जो मैनेजमेंट बोल रहा है उसको सुनिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था फ्यूजन कैपिटल का, और ये जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस है, दोनों ही कंपनी मुझे फिलहाल बहुत ही बेटर लग रहे हैं। दोनों ही कंपनी अपना आगे गाइडेंस अच्छा कर रही है। फ्यूजन कैपिटल भी आपका टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है, जिसके वजह से आपका आगे जाके जो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये दोनों ही कंपनी मुझे पसंद है। ऑफ कोर्स ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप कुछ भी वीडियोस में देखते हैं, कोई भी स्टॉक का नाम मैं लेता हूँ तो वो सिर्फ एनालिसिस के लिए है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस नाम को सुन के आगे खुद का अपना रिसर्च करें, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। तो मैं शायद इसमें इन्वेस्ट करूँगा, मुझे लगता है, मुझे इंटरेस्ट काफ़ी आ रहा है। तो हो सकता है मैं अपने पोर्टफोलियो का 1-2% एलोकेशन स्टार्ट करूं, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस को पहले से देख रहे हैं तो आपको पता है कि मेरा स्ट्रेटेजी यही है कि कोई भी कंपनी को अगर मैं फर्स्ट टाइम ट्रैक करता हूं तो उसमें मैं एक ही बार में पूरा पैसा डाल नहीं देता हूं, उसमें एलोकेशन धीरे धीरे बढ़ाता हूं। जैसा कि मैंने इसमें 1%, 2% डालूंगा, और धीरे धीरे लेके मैं उसको 5%, 6% तक लेके जाऊँगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप भी फॉलो कर सकते हैं। एक ही बार में किसी का भी कंपनी के ऊपर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए अभी Q1 में, Q2 में कंपनी ने गाइडेंस दिया, अगले क्वार्टर में अगर वैसा नहीं कर पाती है तो इस स्टॉक का प्राइस भी गिरने लग जाएगा, और उस टाइम पे हमें भी क्या होगा, यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। तो कंपनीज को रेगुलर ट्रैक करना है, और उनके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें उसमें बेचने या खरीदने का डिसीजन बनाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। बट यस, माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर जो है अभी फिर से एक नया स्टार्ट होने वाला है, तो ज़रूर उसके ऊपर ध्यान दें। मैं तो काफ़ी बुलिश हूँ उसके बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।